हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने 10th सामाजिक की क्लासेस शुरू की थी और उसमें मैं राजनीति विज्ञान के अंदर मैंने पहला पार्ट पढ़ाना शुरू किया था, लोकतंत्र, जो कि आपकी लेसन के अंदर, आपकी किताब के अंदर लेसन नंबर 5 है। और इसमें हमने सबसे पहले लोकतंत्र के अंदर हमने इस लोकतंत्र का अर्थ समझा, इसकी परिभाषा के बारे में जाना तथा लोकतंत्र के जो रूप होते हैं उसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। इसकी परिभाषा जो अब्राहम लिंकन ने मेन रूप से दी थी, वो अर्थ की परिभाषा देखी थी। और उसके बाद में लोकतंत्र के जो विभिन्न रूप होते हैं, उन रूप के अंदर अपन ने 4 प्रकार के रूप देखे थे: राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। अब इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, और इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार हम मुख्य रूप से जो अलग अलग सिद्धांत है उनके नाम याद कर लेते हैं कि लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण क्या हो सकते हैं। तो लोकतंत्र, पहला जो सिद्धांत और दृष्टिकोण है वो है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। तो अपने को याद रखना है, परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण पहला। दूसरा आ जाएगा बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। पहला तो हो गया परंपरागत उदारवादी सिद्धांत दृष्टिकोण, दूसरा हो गया बहुलवादी सिद्धांत दृष्टिकोण, तीसरा हो जाएगा विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत या दृष्टिकोण, चौथा होगा मार्क्सवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण, और पांचवा होगा समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तो पांचों सिद्धांत एवं दृष्टिकोण हमें याद करने, पहला है परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण और समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। अब हम इन सब सिद्धांत की एक एक करके व्याख्या करेंगे तथा उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, लोकतंत्र के जो विभिन्न सिद्धांत है उसमें हमारा पहला जो सिद्धांत है वो कौन सा? लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। अब सबसे पहले इस सिद्धांत की जो मतलब की शुरुआत जो हुई है, या इस सिद्धांत के बारे में जिसने सर्वप्रथम पहले विचार किया है, वो है पश्चिमी जो देश है, देशों के उदारवादी विचारक जो हुए हैं, उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को मतलब कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा अच्छा समझा। कौन सा सिद्धांत? परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। और इस सिद्धांत को शुरुआत किन्होंने करवाने का प्रयास किया? पश्चिमी देशों के उदारवादी विचारकों द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अब दूसरी बात करते हैं, इस सिद्धांत के अंदर मुख्य रूप से किस बारे में चर्चा की जाती है? तो इस सिद्धांत में मुख्य रूप से जो चर्चा की जाती है वो किसी भी व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता एवं उसके अधिकारों के बारे में। दो बातें इसमें मुख्य है। कौन कौन सी? कि सबसे पहले तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो हुआ है वो पश्चिमी देशों के उदारवादी विचारकों के द्वारा किया गया है। दूसरी बात है, इस सिद्धांत के अंदर मुख्य रूप से व्यक्तियों के या लोगों के या जनता के सुख, स्वतंत्रता एवं उसके अधिकारों के बारे में बात की जाती है। उनके अधिकारों के का जो है ये सिद्धांत पक्ष लेता है। अब आगे हम बात करते हैं इस सिद्धांत में प्रमुख विचारक कौन से हुए हैं। तो होब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, मोंटेस्क्यू, लिंकन, जेफरसन और स्पेंसर आदि जो है इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक हुए हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि यह सिद्धांत जो है आधारभूत मान्यताएं क्या रखता है, इस सिद्धांत के लक्षण क्या है। तो वो है शासन का गठन उदारवादी एवं लोकतांत्रिक संविधान के अनुसार हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज, कि अगर कोई भी सरकार बनती है तो वो उदारवादी एवं लोकतांत्रिक संविधान के अनुसार, मतलब जिसमें सभी का भला हो, सभी लोगों को समान समझा जाए, इस प्रकार के सरकार का गठन होना चाहिए। दूसरी बात यह करता है, ये जो सिद्धांत ये कहता है कि सरकार की शक्ति का आधार जनता की इच्छा है। मतलब सरकार जो बनती है वो किसकी इच्छा के अनुसार बनती है?
जनता की इच्छा के अनुसार। इसी कारण से सरकार में के पास जितनी भी शक्तियां जो अवेलेबल है, उस सब का आधार जनता की इच्छा है। अतः सरकार सत्ता की केवल न्यासी है। न्यासी का मतलब होता है ट्रस्टी। मतलब सरकार तो एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, एक ठेकेदार के रूप में कार्य करती है। बाकी वास्तविक जो सरकार की जो मेन जो नींव है वो है जनता, और जनता की इच्छा के अनुसार ही सरकार का कार्य जो है वो आगे बढ़े। फिर आगे ये बात करता है शासन संचालन जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा होना चाहिए। यही हमने लोकतंत्र की परिभाषा समझी थी कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा। और यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि शासन का जो संचालन हो वो जनता का हो, जनता के लिए हो तथा जनता द्वारा ही हो। मतलब मूलभूत जो है उसमें जनता ही होनी चाहिए, लोगों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए। फिर आगे व्यक्तियों को नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, मतलब एक नागरिक के रूप में व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हो, तथा उन नागरिक जो स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वहां पर एक निष्पक्ष न्यायपालिका का निर्माण हो या न्यायपालिका की उपस्थिति हो। मतलब नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त हो और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वहां पर न्यायपालिका हो, ताकि अगर किसी प्रकार की स्वतंत्रता में दखल अंदाजी हो तो वो न्यायपालिका के माध्यम से उनको सही रूप से न्याय मिल सके। फिर आगे बात करता है निश्चित समयावधि में चुनाव प्रक्रिया हो, एक से अधिक जनदल हो। कि एक तो सबसे बड़ी चीज कि लोकतंत्र के अंदर क्या होनी चाहिए कि एक निश्चित समयावधि में चुनाव प्रक्रिया होना चाहिए। मतलब कि एक ही सरकार जमकर नहीं बैठ सकती। अगर जनता ने किसी सरकार को चुना है और उस सरकार ने जनता के अनुसार अगर कार्य नहीं किया है तो वहां पर चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से जनता जो है उस सरकार को बदल भी सकती है। तो निश्चित समयावधि में चुनाव प्रक्रिया होना आवश्यक है, और एक से अधिक राजनीतिक दल हो। इंपॉर्टेंट चीज कि अगर एक ही राजनीतिक दल होगा तो सरकार बदलेगी नहीं, अतः एक से अधिक राजनीतिक दल के भी इसमें मतलब कि एक से अधिक राजनीतिक दल भी होने चाहिए। तो ये जो था ये था लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। सिंपल सी बात, पश्चिमी देशों से आया है। सेकंड चीज सुख स्वतंत्रता एवं अधिकारों की बात करता है, किसकी, नागरिकों की। फिर इसके बाद हम बात करते हैं तो ये उदारवादी विचारधारा से लोकतंत्र के संविधान के अनुसार होना चाहिए, शक्ति का आधार जनता होनी चाहिए, जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन होना चाहिए, नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त और उसके लिए न्यायपालिका हो उनकी रक्षा के लिए, और चुनाव प्रक्रिया भी निश्चित समय में होनी चाहिए। ये मूलभूत जो इसके लक्षण है किसके, लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के। अब हम आगे देखेंगे लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। जो ये लोकतंत्र के सिद्धांत और दृष्टिकोण है, इसमें जो दूसरा जो हमारा सिद्धांत और दृष्टिकोण है वो है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। अब लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत क्या होता है, तो इस सिद्धांत का मूल आधार बहुलवादी विचारधारा। मुख्य आधार कौन सा है, बहुलवादी विचारधारा, जो संघात्मक जो सरकार का स्वरूप होता है उसके ऊपर जोर देती है। बहुलवादी विचारधारा क्या करती है कि सरकार जो है अनेक अलग अलग छोटे छोटे संघों से मिलकर बने उस संघात्मक स्वरूप पर जोर देती है। अब एक विचारक हुए रॉबर्ट प्रिस्टज, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है, मतलब एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह भागीदारी निभाते हैं। मतलब कि राज्य की अगर कोई भी शक्ति है या राज्य जो बनता है उसके अंदर जो भागीदारी होगी वो अनेक निजी समूहों की होगी, और इसी को लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत कहते हैं। तो अनेक प्रकार के छोटे छोटे निजी समूह मिलकर राज्य का निर्माण करे, उस लोकतंत्र का निर्माण करे, उससे कहेंगे लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। अब इस लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के जो मुख्य समर्थक जो हुए हैं वो है H.J. लोस्की, मिस फोलेट, G.D.H. कॉल, अर्नेस्ट बार्कर। ये सारे जो है ये 20वीं शताब्दी के पहले के हैं, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो इस बहुलवादी सिद्धांत का सबसे ज्यादा जिन्होंने प्रचार प्रसार किया तथा सबसे ज्यादा या गहन जिसके समर्थक रहे हैं वो है रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल, और इसी कारण से बहुलवादी सिद्धांत का अगर नाम आता है उसके साथ नाम जुड़ता है रॉबर्ट डहल का। तो यह था बहुलवादी सिद्धांत, जो कि एक संघात्मक स्वरूप या अलग अनेक छोटे छोटे दलों का संघ बनाकर उसका निर्माण करना और उससे राज्य का निर्माण करना बहुलवादी सिद्धांत कहलाता है। तो दोस्तों, बहुलवादी सिद्धांत के बाद हम दो छोटे छोटे सिद्धांत एक साथ पढ़ेंगे, जिसमें तीसरा है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत।
लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत। अब यह विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत क्यों आया? तो दोस्तों इसमें ऐसा है कि एक्चुअल में क्या कि उदारवादी जो विचारधारा थी वो ये मानती थी कि जो लोकतंत्र है वो पूर्ण रूप से जनता पर डिपेंड होना चाहिए। लेकिन अब सारी की सारी जनता सरकार को चलाने में समर्थ नहीं हो सकती, या जनता की जो रुचि है वो पूर्ण रूप से सरकार में नहीं हो सकती। इसी कारण से कुछ विद्वानों ने यह माना कि हमें एक ऐसी विचारधारा लानी चाहिए जिसमें कुछ लोग ही है जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए सरकार को चलाएंगे। तो उसी कारण से यह विशिष्ट वर्ग आ गया जो कि मतलब कि सरकार को या राजनीति की समझ रखता है और वह एक सरकार चलाने की समझ रखता है। तो इसी कारण से विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। अब इस जो सिद्धांत जो है इसके प्रमुख विचारक जो है वो है रॉबर्ट मिचेल्स, मॉस्का, पेरेटो, बर्नहम और मिल्स। ये जो है इसके प्रमुख विचारक रहे। और लोकतंत्र की इस विचारधारा का केंद्र क्या रहा है? अभिजन वर्ग। अभिजन वर्ग का मतलब आप समझ ही गए कि ऐसा वर्ग जो राजनीतिक समझ रखता हो और सरकार को चलाने की योग्यता रखता हो, और वही वर्ग मतलब लोकतंत्र या सरकार की नींव होगा। इसी कारण से इसको अभिजन वर्ग का सिद्धांत कहा गया। अब जो ये जो रॉबर्ट मिचेल्स है इन्होंने एक किताब लिखी है द पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें इन्होंने इस सिद्धांत की बात की है। कौन से सिद्धांत की? लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की। इसी प्रकार से जो मॉस्का है इन्होंने भी अपनी एक बुक लिखी है द रूलिंग पार्टीज। तो ये बुक जो है ये आपके सिलेबस में आपके उसमें लिखी हुई है कि रॉबर्ट मिचेल्स ने द पॉलिटिकल पार्टीज नामक एक किताब लिखी थी और मॉस्का ने द रूलिंग पार्टीज लिखी थी। और ये दोनों बुक जो है इनमें ये जो है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का समर्थन करते हैं। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों, तो लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। अब मार्क्सवादी विचारधारा क्या है? तो सबसे पहले हम चलते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा जो है एक विचारक हुए कार्ल मार्क्स, उनके नाम से या इनके विचारधारा के आधार पर इनकी जो विचारधारा थी उसको मार्क्सवादी विचारधारा कहा गया है। और कार्ल मार्क्स ने विशेष रूप से किस चीज की बात की है? आर्थिक रूप की बात की है। किसकी बात की है? आर्थिक रूप की बात की है। इस लोकतंत्र का जो मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण है, इसके जो विचारक जो है वो किसको फॉलो करते हैं? कार्ल मार्क्स को फॉलो करते हैं। और इसमें आर्थिक रूप की बात की जाती है। समझते हैं कि यह सिद्धांत अपनी प्रकृति से आर्थिक लोकतंत्र है। देखिए बात आ गई कि ये जो मतलब कि सिद्धांत है ये अपनी प्रकृति से तो आर्थिक लोकतंत्र है, लेकिन मार्क्सवादियों ने इसे जनवादी लोकतंत्र कहा गया। कहने का मतलब प्रकृति तो इसके आर्थिक लोकतंत्र की है, लेकिन मार्क्सवादियों ने जो इसको नाम दिया है वो है जनवादी लोकतंत्र। फिर आगे इस मार्क्सवादी जो लोकतंत्र का जो मूल विचार जो है वो कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स की विचारधारा में दिखाई पड़ता है। वही है जो मार्क्सवादी विचारधारा वो किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स से और फ्रेडरिक एंजल्स से। और इन्हीं की विचारधाराओं से मिलता जुलता है मार्क्सवादी विचारधारा का दृष्टिकोण। और समर्थक जो है इसके मुख्य रूप से कौन कौन है? लेनिन, स्टालिन और माओ त्से तुंग, जो ये तीन जो है इसके मुख्य रूप से समर्थक रहे हैं। किसके? मार्क्सवादी सिद्धांत के। तो हमने 4 सिद्धांत पढ़ लिए। पहला था उदारवादी सिद्धांत, दूसरा था बहुलवादी सिद्धांत, तीसरा है विशिष्ट वर्गीय जिसमें विशिष्ट वर्ग की बात की जाती है जो कि राजनीतिक समझ रखता हो। और मार्क्सवादी सिद्धांत के अंदर क्या बात की जाती है? आर्थिक रूप की बात की जाती है। कार्ल मार्क्स की विचारधारा को अपनाया जाता है और वो होता है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। अब हम आगे पढ़ेंगे अंतिम जो हमारा सिद्धांत है। अब आगे जो हमारा लोकतंत्र का जो 5वां सिद्धांत एवं दृष्टिकोण है वो है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। अब इस सिद्धांत और दृष्टिकोण को समझना आसान भी है, क्योंकि यह जो सिद्धांत है, जो हमने पहले 4 सिद्धांत पढ़े उनमें से किन्हीं 2 सिद्धांतों से मिलकर बना है। वो दो सिद्धांत कौन कौन से है? एक तो है लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत, और उसके बाद में जो दूसरा जो सिद्धांत है वो है मार्क्सवादी सिद्धांत। और इन्हीं दोनों के मेल से बनता है समाजवादी सिद्धांत। कहने का मतलब कि उदारवादी विचारधारा और मार्क्सवादी विचारधारा दोनों का जो अगर मिश्रण किया जाए तो वो होगा समाजवादी सिद्धांत। अब उदारवादी जो विचारधारा वो किसकी बात करता है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करता है।
जो हमने पढ़ा है। और जो मार्क्सवादी सिद्धांत है ये किसकी बात करता है, तो आर्थिक बात करता है, और दोनों को मिलाकर बनता है समाजवादी सिद्धांत। यह राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करता है, तो यह आर्थिक समानता की बात करता है। तो कहने का मतलब व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त हो तथा आर्थिक रूप से समानता के अवसर भी प्राप्त हो, और इसी को कहेंगे राजनीतिक समाजवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। अब इसके प्रमुख लक्षण क्या वो समझ लेते हैं कि लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के जिस स्वरूप पर जोर देता है उसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। मतलब लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत जिस चीज पर जोर देता है उसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। दूसरा है, यह सिद्धांत क्रांति एवं हिंसा के साधनों, किस किस के, क्रांति और हिंसा के साधनों के स्थान पर विकासवादी एवं संवैधानिक साधनों पर विश्वास करता है। क्रांति और हिंसा पर विश्वास नहीं करता, बल्कि विकासवादी और संवैधानिक साधनों पर, संविधान के अनुसार कार्य किए जाए ऐसे साधनों पर वो विश्वास करता है। इसके अनुसार संसदीय व्यवस्था वाले उदारवादी लोकतंत्र के माध्यम से, किसके माध्यम से, संसदीय व्यवस्था तथा उदारवादी लोकतंत्र के माध्यम से राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा भी संभव है तथा आर्थिक समानता के आदर्शों को भी प्राप्त किया जा सकता है। दोनों ही बात आ रही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा भी संभव है और आर्थिक समानता के अवसर भी मिल सकते हैं, और इन्हीं दोनों को मिलाकर बनता है हमारा लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। तो दोस्तों ये थे लोकतंत्र के अलग अलग सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, और मुझे आशा है कि आपको ये जो मैंने पढ़ाया है सिद्धांत और दृष्टिकोण ये आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको समझ में आए हैं तो आप जरूर हमें कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके हमें इसका रिप्लाई जरूर देवें, और आप हमारे साथ इसी प्रकार से आगे के वीडियो में भी बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।